हेलो नमस्कार। आज बात होगी बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में। ये एक लैंडमार्क इवेंट साबित होने वाला है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट, जिसका जो इलेक्शन है वो शेड्यूल हुआ है 2 फेजेस में इसी नवंबर में। ये इलेक्शन सिर्फ 2 मेजर अलायंसेस के बीच में कंटेस्ट की नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल डिसिसिव पॉइंट है जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स इस स्टेट्स में रह रहे सालों से उनकी ज़िंदगी किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है इस स्टेट्स की सालों से चलती आ रही गवर्नेंस, डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से। इस वीडियो के दौरान हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की इलेक्शन 2025 कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है इस स्टेट की डेमोक्रेटिक जर्नी। शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिहार की पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे रहा है और ये किस तरीके से इस इलेक्शन में भी जो है कंट्रास्ट क्रिएट करने वाला है। देखिए, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आईएनसी और लेफ्ट पार्टीज बिहार के प्रमुख दलों में से एक है, जिसमें से आरजेडी और आईएनसी और लेफ्ट पार्टीज के बीच में जो अलायंस है उसको महागठबंधन का नाम दिया गया है, और साथ ही में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की जो अलायंस है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए की नाम दिया गया है। देखिए, आरजेडी ने 2020 इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ सबसे ज़्यादा सीट वाले पार्टी का मुकाम भी उन्होंने हासिल किया था विद 23.45% वोट, और साथ ही में सेकंड सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 20.46% वोट। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को एक मेजर बैकड्रॉप मिला था 2015 इलेक्शन के बाद 2020 इलेक्शन के दौरान, जब उनका सीट बहुत सारे घट कर 43 तक आ गया था। लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा बैकलैश मिला था। 2050 में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट बिहार में गेन किया था, और साथ ही में बीजेपी को 2015 में जो है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी मिला था। 2020 में आकर इलेक्शन में उसको सिर्फ 15.65% तक मिला था। एलजेपी 11.10 के साथ स्टेबल थे। आईएनसी का जो वोट परसेंटेज है वो 2015 कह लीजिए, 2020 कह लीजिए, लगभग स्टेबल ही था विथ 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के साथ, और लेफ्ट पार्टीज़ की वोट शेयर 5.14% के साथ थी। देखिए, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में हमेशा से ये आता आ रहा है कि जो अलायंसेस है, अलायंसेस की पावर्स ही हमेशा आते जाते हैं। एक अलायंस टूटती है, दूसरी अलायंस बनती है। महागठबंधन और एनडीए के बीच में ये टकराव सालों से चलती हुई आ रही है। तो अगस्त 9, 2022 नीतीश कुमार रिज़ाइन करते हैं सीएम के पोस्ट से, और साथ ही में वो महागठबंधन के साथ फॉर्म करते हैं एक गवर्नमेंट जिसमें आरजेडी, आईएनसी और लेफ्ट पार्टीज थी, और साथ ही में नीतीश कुमार बनते हैं बिहार के फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद 2024 लोकसभा इलेक्शन आने से कुछ ही महीने पहले जनवरी 28, 2024 नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ देते हैं, और साथ ही में वो ज्वाइन करते हैं एनडीए में। और 2024 लोकसभा में इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एनडीए ने 30 सीट 40 सीटों में से जीत कर बिहार में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ साथ सबसे ज़्यादा सीट्स भी उनको मिल जाता है। और इसी के साथ बिहार की जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा। ट्रेंड्स के हिसाब से बिहार का इलेक्शन इस बार युवा डोमिनेंट होने वाला है। तेजस्वी यादव और उनका युवा डोमिनेंस जो पहले से ही बिहार में मौजूद था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब भी तेजस्वी यादव अपना एक होल्ड रखते हैं बिहार में यूथ के बीच में पॉपुलैरिटी के। अगर हम बात करें तो उनकी एम्प्लॉयमेंट गारंटीज़, गवर्नमेंट जॉब प्रोमिसेस बिहार के यूथ्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2020 इलेक्शन के टाइम पे तेजस्वी यादव को नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पे बिहार की यूथ्स देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन मेजर सेटबैक तब आया जब नीतीश कुमार ने अपना अलायंस एनडीए के साथ ब्रेक करके आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन में शामिल हुए थे। उसी वक्त तेजस्वी यादव को बिहार में डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला था 1.5 साल के लिए, और उस वक्त उनका जो किया हुआ वादा उन्होंने नहीं निभाया था उस 1.5 साल के पीरियड के दौरान। ये यूथ में एक फ्रैक्शन तो
भले ही क्रिएट किया है, लेकिन ये देखने वाली बात इस बार ये रहेगी कि बिहार में तेजस्वी यादव अपना जो प्रोमिसेस 2025 में सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है इस इलेक्शन के दौरान। क्या माइग्रेशन इश्यूज़ और साथ ही में जॉब अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ बिहार के इलेक्शन को इतना ज़्यादा डोमिनेंट, यूथ डोमिनेंट करके उभारेगा कि तेजस्वी यादव इसमें अपना गेन कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंसिडेंट अजय यादव की जब कुछ महीने पहले हुआ था उनकी मर्डर रिलेटेड मुहर्रम वायलेंस के टाइम पे, तब तेजस्वी यादव का साइलेंट रहना बिहार की इलेक्शन में एक मेजर सेटबैक की वजह बन सकती है, क्योंकि यादव कोर वोट बैंक तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ सालों से रहा है। अब देखने वाली बात ये होगा कि तेजस्वी यादव इसको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार की दावपेच और बीजेपी की स्ट्रेटेजी और साथ ही में प्रशांत किशोर की एक नई फेस और उनका जो नया ऊर्जा, यूथ डोमिनेंस, यूथ रिलेटेड टॉपिक्स जो उभारना देश के सामने, स्टेट्स के सामने, किस तरीके से ये तेजस्वी यादव टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और तेजस्वी यादव के ऊपर और उनके पार्टी आरजेडी के ऊपर ही फुल डिपेंडेंसी है महागठबंधन की। अगर महागठबंधन को इधर रिज़ल्ट अच्छा करना है तो तेजस्वी यादव को सही से काम करना पड़ेगा, और साथ ही में तेजस्वी यादव की जो वोटिंग स्टाइल है, स्ट्रेटेजी है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है महागठबंधन इस साल कैसा परफॉर्म करेगा बिहार इलेक्शन के दौरान। आरजेडी की जंगल राज की इशू अभी भी रिलेवेंट रही है बिहार की पॉलिटिकल अरीना में, क्योंकि अगर आप देखें आरजेडी की हिस्ट्री वो लालू प्रसाद के एरा से ही चल रही है, और बिहार में आरजेडी की पॉलिटिकल हिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक की हिस्ट्री वो कोई नई बात नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के तरफ। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग भी मिलता हुआ आ रहा है। आरजेडी की जंगल राज को बंद करने में बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई है, ये मानना तो पड़ेगा। ओपोजिशन अभी भी जंगल राज का मुद्दा बिहार में बनाती हुई नज़र आ रही है, जो हमेशा से एनडीए का फेवर देते हुए नज़र आ रहा है। और इस इलेक्शन में भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इसको टैकल कैसे कर पा रही है, वो तो देखने वाली बात ज़रूर होगी, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा से बिहार में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। बिहार की इलेक्शन में जब भी लोग आरजेडी को चूज़ करना चाहते हैं बिहार इलेक्शन के टाइम पे, तो ओपोजिशन जो है वो एक प्रोपगेट तो करती रहती है आरजेडी की जंगल राज के बारे में। तो देखने वाली बात ये ज़रूर होगी आरजेडी की जंगल राज को कितना ज़्यादा बड़ा इशू बना सकते हैं प्रशांत किशोर टाइप लोग, और साथ ही में एनडीए और बीजेपी मिलकर। क्या बिहार की इस बार की इलेक्शन में प्रशांत किशोर एक एक्स फैक्टर की भूमिका में नज़र आने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जो पॉपुलरली अपने स्ट्रेटेजिकल डोमिनेंस के लिए जाने जाते हैं पॉलिटिकल फील्ड में, वो पहली बार अपने आप को आजमाएंगे एक एनालिस्ट के तौर पे नहीं, बल्कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे, और उनके जनसुराज पार्टी के साथ। पीके जो ग्राउंड लेवल में कुछ सालों से अच्छी खासी पदयात्रा के साथ साथ कुछ जनसभा भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बिहार के इलेक्शन को शेप करने में एक अच्छी खासी भूमिका तो ज़रूर निभाएगी। पीके का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन और माइग्रेशन है। माइग्रेशन का इशू पीके बहुत सालों से उठाते हुए आ रहे हैं, जो बिहार के इलेक्शन में इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नज़र आ रहा है। ऑल्दो ये नियरली इम्पॉसिबल है जनसुराज के लिए एक प्रोमिनेंट पार्टी बनना इस इलेक्शन में, लेकिन उनकी जो वोट शेयर है वो श्योरली रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अलायंस को भी हॉन्ट करने वाली है। मेन थिंग देखने वाला यही रहेगा कि पीके और उनका जनसुराज का प्रेजेंट, उनकी जो वोट शेयर रहेगा वो कैसे और किस तरीके से, कौन सी अलायंस को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है, और साथ ही में किस अलायंस को गेन होने वाला है उनकी वोट कटिंग से, यही डिसाइड करने वाले हैं बिहार की रिज़ल्ट को इस साल। बिहार की पॉलिटिक्स डीपली कास्ट रूटेड पॉलिटिक्स है सालों से। इसमें पीके का जो एक अलग मुद्दा एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन का रहा है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक चेतावनी की वजह तो भले ही बनती हुई नज़र आ रही है। देखने वाली बात यही रहेगी कि पीके कैसे अपने वोट शेयर के साथ साथ और उनकी जो स्ट्रेटजी से उसके साथ बिहार के इलेक्शन और उसकी रिज़ल्ट को एक नए दिशा के तरफ शेप करते हैं। बिहार का पॉलिटिक्स सालों से डीपली
कास्ट डायनामिक्स रूटेड तो रही है और इस बार भी ये अलग नहीं होने वाला है। कास्ट पॉलिटिक्स और साथ ही में सोशल इंजीनियरिंग 2025 इलेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रही है। बिहार की जो मेजर कास्टेस है वो यादव, कुर्मिस, भूमिहर्स, राजपूत, ब्राह्मण्स और दलित से और साथ ही में मुस्लिम्स। पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली अपने आप को अलाइन करती है उन कास्ट ग्रुप के साथ अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए। ओबीसी का जो राइस है वो यादव्स की अगर हम पार्टिकुलरली बात करें वो लालू प्रसाद यादव के टाइम से हुआ है। साथ ही में मोबिलाइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस लाइक दलित वो नीतीश कुमार के टाइम से हुआ है और इसने रिशेप किया है पॉलिटिकल लैंडस्केप को फ्रॉम अर्लियर अपर कास्ट डोमिनेंस। अभी देखा जाए तो पूरे देश में ये नज़र आ रहा है कि अपर कास्ट से ज़्यादा लोअर कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रहा है और कुछ ज़्यादा ही इसका ट्रेंड पूरे देश में नज़र आ रहा है। बिहार भी इससे कुछ अलग नहीं है। ऑल्दो डेवलपमेंट इश्यूज़ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और साथ ही में और भी अलग अलग जैसे जॉब क्रिएशन का मुद्दा है वो अटेंशन तो गेन भले ही कर रहे हैं, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी प्राइमरी ड्राइवर है वोटर डिसीजन मेकिंग में। और इस इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाइक कास्ट सेंसस, एसआईआर और साथ ही में वोटर रोल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कास्ट अवेयरनेस के साथ साथ कंपटीशन भी क्रिएट कर रहे कम्युनिटीज़ के बीच में। देखने वाली बात ये रहेगा क्या जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को थोड़ा सा रिड्यूस करने में मदद कर सकती है या फिर बिहार में सोशल इंजीनियरिंग कास्ट पॉलिटिक्स ही नेक्स्ट टाइम बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है इसको डिसाइड करेगी। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कास्ट ग्रुप्स और साथ ही में किस पार्टी में ये कास्ट ग्रुप्स ज़्यादातर अपने आप को अलाइन करती है। तो देखा जाए यादव मुस्लिम जो पॉपुलरली एमवाई नाम से भी जाना जाता है वो हमेशा से ही ट्रेडिशनली आरजेडी का वोट बैंक रहा है। अपर कास्ट बीजेपी के तरफ कुछ उनका झुकाव तो है और साथ ही में ओबीसी और कुछ दलित का जो पार्ट है वो अभी बीजेपी के तरफ धीरे धीरे झुक रहा है। कुछ उनका जो फोकस है वो इंक्रीज़ हुआ है इस कास्ट सेक्शन के तरफ जो इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा गारंटी पहुंचाने वाली है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है ये वाले जो सिग्निफिकेंटली एनडीए के तरफ जाने वाले हैं क्योंकि नीतीश कुमार का अर्ली प्रेजेंस इसमें हमेशा से ही रहा है और बीजेपी ने भी इन रूट क्रिएट किया है इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वोटर्स के ऊपर। कांग्रेस का भी जो अगर बात करें तो वो भी दलित वोट तो कुछ गेन करने वाले हैं क्योंकि नेशन वाइड कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स अच्छी खासी उनको काम में तो आई है, लेकिन कांग्रेस का ये ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि कांग्रेस का जो प्रेजेंस है वो बिहार में वो ना के बराबर ही है और कांग्रेस इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करने वाली है इस इलेक्शन के दौरान, लेकिन कुछ गेन तो ज़रूर होगा दलित वोट्स में। ये साफ साफ नज़र आ रहा है कांग्रेस की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है इसमें भी ये नज़र आता हुआ दिख रहा है। कास्ट के बाद अगर हम धार्मिक पोलराइजेशन की बात करें तो मुस्लिम वोट ट्रेडिशनली जो है वो आरजेडी और महागठबंधन अलायंस के साथ ही जाता है 80 to 90%, लेकिन कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ज़रूर है जो जेडीयू के तरफ जाता है, लेकिन ड्यू टू बीजेपीज प्रेजेंस इन एनडीए द मुस्लिम वोट इज़ नॉट गोइंग टू शिफ्ट इन जेडीयू। देखिए कुछ जो छोटा नंबर सीट है वो हमेशा से जेडीयू को मिलता आ रहा है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में, वो एक्चुअली बीजेपी के प्रेजेंस के बाद से और भी ज़्यादा घटता हुआ नज़र तो आ रहा है। लेकिन कुछ छोटे नंबर सीट्स में भी एआईएमआईएम का प्रेजेंस जो है वो वोट कटिंग के तौर पे दिखाई दे रहा है और ये कुछ सेटबैक क्रिएट कर सकता है आरजेडी की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर, क्योंकि मुस्लिम वोट हमेशा से ही एआईएमआईएम जो है वो कट करती है और उसका फ़ायदा जो है वो एनडीए अलायंस को हमेशा से मिलता हुआ आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कितना फ़ायदा जेडीयू इधर से उभर सकती है। और पीके की अगर हम बात करते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में पीके अपना स्ट्रेटजी क्या रखते हैं और साथ ही में पीके इधर से कितना वोट कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में कुछ सीट्स पीके को मिलता है वो आरजेडी और उसकी महागठबंधन अलायंस के लिए एक खतरे की घंटी ज़रूर साबित होने वाला है और एनडीए के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो सकता है अब तक की अगर हम ट्रेंड को देखें तो।
बिहार की इलेक्शन की इस बार सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो रही है वो है माइग्रेशन का मुद्दा। देखिए, माइग्रेशन एक बहुत ही बड़ा इशू है बिहार के इलेक्शन में। मिलियंस ऑफ बिहारी युवा माइग्रेट होते हैं हर साल, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में मौजूद नहीं है। जॉब क्रिएशन बिहार में हो ही नहीं रहा है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बिहार में ना के बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब सिक्योरिटी जो है वो क्लोजली माइग्रेशन के साथ रिलेटेड है, और ये जो है वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की थिंक टैंक में है, क्योंकि पीके की जो प्रेजेंस है वो माइग्रेशन की मुद्दा को और भी ज़्यादा उभारते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अभी बिहार की एक बहुत ही बड़ी जो इशू है वो पॉलिटिकली तो शेप अप होती हुई नज़र आ रही है। इमर्जिंग लीडर प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार जैसे लोग हेविली कैंपेन कर रहे हैं माइग्रेशन के मुद्दे के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो सिग्नल कर रही है इसकी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस वोटर्स की माइंड में। साथ ही में माइग्रेशन जो है वो अलग अलग स्टेट में बिहारीज जो रहते हैं उसके लिए वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस बार छठ पूजा की कुछ ही दिनों बाद ही इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ताकि बिहार में जो है वो माइग्रेशन के लिए जो वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ नज़र आता है वो वोटिंग परसेंटेज में कोई टकराव ना हो, लोग आराम से वोट दे सके और वोटिंग जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा बिहार में नज़र आए, टर्नआउट अच्छा खासा हो। यही सबका मानना है। छठ पूजा के बाद बिहार में ये इलेक्शन रखने की असली वजह यही हो रहा है। और साथ ही में इंटरेस्टिंग तो ये होने वाला है कि इस बार माइग्रेशन का मुद्दा किस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स को शेप करने वाली है, क्योंकि माइग्रेशन सालों से बिहार का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स के पैरों तले दबता हुआ हमेशा से माइग्रेशन आ रहा है, लेकिन इस बार माइग्रेशन को कुछ हाईलाइट तो भले ही मिला है। जो हो प्रशांत किशोर का क्या स्ट्रेटेजी है वो देखने वाली बात तो ज़रूर होगी, लेकिन माइग्रेशन का मुद्दा इस बार शेप अप करने वाली है बिहार की इलेक्शन को, ये तो आराम से हम सबको नज़र आ ही रहा है। आखिरी में बिहार की अगर हम पॉलिटिकल कंक्लूजन की बात करें तो बिहार सालों से इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अरीना रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा से भारत की सबसे ज़्यादा चर्चित स्टेट्स में से एक रही है, और बिहार की पॉलिटिक्स देश की पॉलिटिक्स को शेप अप तो ज़रूर करती है, लेकिन बिहार के लोग बिहार के गवर्नेंस से सालों से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हर साल बिहार से जॉब्स के लिए, एडुकेशन के लिए अलग अलग इंडियन स्टेट्स में जाते हैं, क्योंकि बिहार में ये फैसिलिटी उनको नहीं मिलता है। ये इलेक्शन शायद बिहार की ये जो चिंता है उसको दूर करने में मदद कर सकती है, या फिर बिहार की इलेक्शन, ये जो हर साल इलेक्शन होता रहता है, हर बार 4-5 साल बाद इलेक्शन ऑर्गेनाइज होता है और बिहार के लोगों का हालात सेम टू सेम रहता है ट्रेंड के मुताबिक, क्या ये सेम ही रहेगा इस बार भी, या फिर इसमें कुछ चेंजेस नज़र आएगा, ये तो देखने वाली बात ज़रूर होगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियोस के लिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए इस चैनल से जुड़ी अपकमिंग वीडियोस की हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।